नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेघना। आप मेरे साथ देखेंगे पुणे की दिन भर की सारी खबरें। 3.5 महीने बाद पहली बार लॉन्ग रूट की बसों की सेवा शुरू कर दी गई। 22 यात्रियों के साथ पुणे निगड़ी पहली लंबी दूरी की एसटी बस 3.5 महीने के बाद सावंतवाड़ी एसटी डिपो से चली। यात्रियों ने इस बस के लिए ग्रुप बुकिंग की थी। तालाबंदी के दौरान पुणे जाने वाले यात्रियों को असुविधा हुई। एसटी कॉरपोरेशन के सावंतवाड़ी डिपो से इस असुविधा को दूर करने के लिए पुणे जाने वाले यात्रियों से ग्रुप बुकिंग करने के लिए अपील की गई थी। इस यात्रा के लिए 22 यात्री होने चाहिए थे। बस सेवा को संबंधित समझौते के तहत शुरू किया गया है और कहा गया है कि इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र और आधार कार्ड आवश्यक है। पुणे शहर में एक दिन में 212 कोरोना संक्रमण। सोमवार को रात 9 बजे तक शहर में पंजीकृत 212 सकारात्मक रोगियों में से 5 को ससून अस्पताल में, 48 को नायडू सहित विभिन्न नगरपालिका अस्पतालों में और 159 को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इलाज करा रहे मरीजों में से 280 की हालत गंभीर है। इनमें से 55 मरीज वेंटिलेटर पर और 225 मरीजों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। शहर में सोमवार को 8 मौतें हुई। कोरोना के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 518 है। दिन के दौरान कुल 255 रोगियों को छुट्टी दी गई है। इसमें नगरपालिका अस्पतालों के 195, ससून के 13 और निजी अस्पतालों के 47 मरीज शामिल है। बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 7,672 हो गई है। सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 4,496 हो गई है। पुणे के सांस्कृतिक क्षेत्र का 100 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ शून्य। पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है। पुणे के लोगों की आदत है कि वे साल भर थिएटरों में नाटक, संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक आविष्कारों का अनुभव करते हैं। नाटककार श्रीपाद कुलकर्णी कहते हैं, लॉकडाउन ने उस समय व्यापार को कड़ी टक्कर दी है जब नाटक अनुकूल होते थे। अकेले थिएटर क्षेत्र के लिए 40-50 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। हमें इंतजार करना और देखना होगा, लेकिन प्रशासन को इस बात पर सर्वेक्षण करना चाहिए कि थिएटर कब और कैसे शुरू की जा सकते हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों से नाटक की कोई प्रविष्टि नहीं है, संगीत की कोई धुन नहीं है, कलाकारों के हाथ में कोई काम नहीं है। कलाकारों के लिए पर्दे के पीछे रहना मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब इस क्षेत्र के माध्यम से सांस्कृतिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता व्यक्त की जा रही है। नाटकीय प्रदर्शन, संगीत प्रदर्शन के लिए राज्य भर के थिएटर पिछले 3 महीनों से बंद है। सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के बाद की अवधि को सेक्टर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। उच्च और तकनीकी शिक्षा सीईटी स्थगित करने का आदेश। तकनीकी शिक्षा विभाग के विभिन्न व्यावसायिक विषयों के लिए प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते विवाद के कारण यह निर्णय लिया गया कि नई तारीखों से घोषणा जल्द ही की जाएगी। हालांकि छात्र सोच रहे हैं कि इन परीक्षाओं की अगली तारीख कब घोषित की जाएगी। एमएचटी, सीईटी, होटल प्रबंध और खान-पान, एमसीए के स्नातक और मास्टर डिग्री जो इंजीनियरिंग, फार्मेसी और कृषि डिग्री में प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए अनिवार्य है, को स्थगित कर दिया गया है। सीईटी के आयुक्त संदीप कदम ने कहा, सीईटी को स्थगित करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया जाएगा जिसमें तकनीकी और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए सीईटी शामिल है। सामंत ने कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ नहीं की जा सकती, इसीलिए परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। लॉकडाउन के बाद भी रिक्शा चालकों की कसरत जारी। तालाबंदी के बाद रिक्शा का कारोबार कुछ हद तक शुरू हो गया है। हालांकि रिक्शा में केवल 2 यात्रियों को ले जाने की अनुमति है।
रिक्शा में बैठने के लिए यात्रियों के मन में भय होने के कारण रिक्शा चालक पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी 4 पैसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए रिक्शा चालकों को अपनी खर्चों की संतुलन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि प्रशासन ने वर्तमान में रिक्शा शुरू करने की अनुमति दी है। रिक्शा चालकों का कहना है कि रिक्शा में केवल 2 यात्री होने की शर्त के कारण व्यवसाय सस्ती नहीं है। वर्तमान में एक समय में रिक्शा में केवल 2 यात्रियों को जाने की अनुमति है, लेकिन सरकार ने किराया नहीं बढ़ाया है। इससे 3 सीटर रिक्शा चालकों को गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। नतीजन ऑटो रिक्शा चालकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई रिक्शा चालकों ने बैंकों और क्रेडिट यूनियन से ऋण लेकर रिक्शा खरीदा है। कुछ ने घर बनाने और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए कर्ज लिया है। तालाबंदी के दौरान परिवार पर कितना कम पैसा खर्च किया गया था। अब हाथ में पैसा नहीं है। भले ही कुछ बैंकों ने किश्तों का भुगतान करने के लिए रियायतें दी हो, रिक्शा चालक अब चिंतित है कि भविष्य में ऋण की किश्तों का भुगतान करना होगा। वर्तमान में रिक्शा चालक प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यापार कर रहे हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नगर निगम का बड़ा फैसला, नहीं चाहिए चीनी बसें। पीएमपी ने 350 ई बसों को लेने का निर्णय सोमवार को पीएमपी के निदेशक मंडल द्वारा स्थगित कर दिया गया। इस तरह इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पुणे नगर निगम 50 बीडी बसों की खरीदी करेगा। पीएमपी के निदेशक मंडल की सोमवार को बैठक हुई। पीएमपी ड्राइवर को सभी सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पीएमपी ड्राइवर को सरकारी विभागों को प्रदान किया जाएगा, जहां से मांग आएगी। कोरोना ने 350 ई बस लेने के फैसले को रद्द करने का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और चीनी कंपनियों के टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की संभावना थी। हालांकि निदेशक मंडल ने कहा, हम मामले का अध्ययन करेंगे और निर्णय लेंगे। तब तक निविदा प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाएगा। मेयर मोहोल ने कहा कि पुणे नगर निगम शहर के मध्य भाग में बस यात्रा प्रदान करने के लिए 50 बसों की खरीदी करेगा। उसी के अनुसार अब अगली प्रक्रिया होगी। पुणे शहर की पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी वालों के लिए एडवाइजरी जारी की। पुलिस आयुक्त डॉक्टर के वेंकटेशन ने कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में आवासीय परिसरों, सोसाइटियों, अपार्टमेंटों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और तालाबंदी में ढील दी है। शहर के कुछ समाजों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर सलाहकार का संकलन किया गया है। निवासियों और हाउसिंग सोसाइटियों से अपील की गई कि वे सलाहकार का पालन करें। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 20 मार्च से पुणे शहर में लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन को समय समय पर बढ़ाया गया है। उसके बाद चरणों में अनलॉक की घोषणा की गई। हालांकि पुणे शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, खासकर आवासीय क्षेत्रों में। इसीलिए आवासीय परिसरों, सोसाइटी, अपार्टमेंट में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 17वें दिन भी बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला मंगलवार को लगातार 17वें दिन भी जारी रहा। पेट्रोल का दाम मंगलवार को 20 पैसे और डीजल का दाम 55 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। इस दौरान कुल मिलाकर पेट्रोल का दाम 8.50 रुपए और डीजल का दाम 10.1 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है। तेल विपणन कंपनी की मूल्य अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल का दाम 79.56 रुपए में बढ़कर 79.76 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 55 प्रति लीटर बढ़ गया है। तेल कंपनियां पूरी देश में समान रूप से दाम बढ़ाती है, लेकिन राज्यों में इन दोनों ईंधनों पर अलग अलग दर से बिक्री कर अथवा मूल्यवर्धित कर लगने से दाम अलग अलग होते हैं। तेल कंपनियों ने 7 जून से पेट्रोल डीजल के दाम में दैनिक संशोधन शुरू किया। उसके बाद पिछले 17वें दिन इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उससे पहले लगातार 82 दिन तक दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। आज खत्म होगा 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड का सस्पेंस। 10वीं और 12वीं के छात्र के लिए यह खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी तक छात्र यह असमंजस में है कि परीक्षा ली जाएगी या फिर बिना पेपर लिए ही पास कर दिया जाएगा।
इधर बोर्ड ने तो 1 जुलाई से परीक्षा लेने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री भी पहले ही बता चुके हैं कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, पर कोरोना का प्रकोप देश में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर सीबीएसई ने अपना फैसला बदलने पर विचार किया है। सीबीएसई इस बात पर विचार कर रहा है कि रिजल्ट बिना परीक्षा लिए ही जारी कर दिया जाए। इसमें छात्रों को एक और विकल्प देने पर विचार किया जा रहा है कि जो छात्र आगे की पढ़ाई के लिए परीक्षा देने की जरूरत है या परीक्षा देना चाहते हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने हैं। इसके लिए बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी है, जबकि कोरोना प्रकोप से पहले यही संख्या 3,000 थी। बोर्ड ने छात्रों के लिए यह सुविधा भी दी है कि छात्र अपने घर के सबसे नजदीकी परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकते हैं। इधर सीबीएसई द्वारा 12वीं के बचे हुए पेपर को रद्द करने के लिए अभिभावकों के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पेरेंट्स का कहना है कि ऐसे मुश्किल हालात में बच्चों को परीक्षा देने के लिए घर से बाहर भेजना उनकी जान से खेलने जैसा होगा। इसीलिए अभिभावकों की मांग है कि 12वीं की जो बची हुई परीक्षा है उसे रद्द किया जाए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उन्हें पास कर देना चाहिए। मुंबई में मिशन जीरो टॉलरेंस की शुरुआत। देश की कोरोना कैपिटल बन चुकी मुंबई से कोरोना को भगाने के लिए बीएमसी ने मिशन जीरो टॉलरेंस शुरू किया है। महानगर में कोरोना का एक भी मरीज न होने का लक्ष्य हासिल करने के लिए रैपिड एक्शन प्लान की शुरुआत अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बीएमसी कमिश्नर IS चहल ने की। यह मिशन मुंबई में उन इलाकों से शुरू होगा जहां कुछ समय में कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। इनमें मालाड, दहिसर, बोरीवली, कांदिवली, भांडुप और मुलुंड के इलाके शामिल है। इस मिशन को धीरे धीरे पूरी मुंबई में लागू किया जाएगा। इसके तहत घर घर स्क्रीनिंग की जाएगी। इस मिशन तहत डॉक्टरों, नर्सों और दवाइयों के साथ 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन जाकर लोगों की प्राथमिक जांच करेंगे। मौके पर ही मरीजों को दवाइयां दी जाएगी। मेडिकल टीम घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेगी। भारत में मोबाइल निर्माण के नए अवसर। कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि के खिलाफ दुनिया ने एक बार फिर चीन पर आर्थिक संकट थोपने का फैसला किया है। तदनुसार अधिकांश चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। HMD अब इस अवसर का लाभ उठा सकेगी। उन्होंने कहा, नोकिया मोबाइल निर्माता HMD ग्लोबल के अनुसार भारत अब मोबाइल निर्माण के लिए एक बड़ा अवसर पेश कर रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया अब दहशत की स्थिति में है। चीन के इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में कई दिनों से चर्चा है, इसीलिए भारत निर्मित वस्तुओं को खरीदने के लिए चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसके बाद HMD ने कहा कि भारत वर्तमान में मोबाइल निर्माण के अवसरों की पेशकश कर रहा है। HMD ग्लोबल के सदस्य ने कहा कि यह अवसर कुशल श्रमिकों और योग्य ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा। भारत में मोबाइल उत्पादक निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। केंद्र सरकार ने किया चीन आयात पर अंकुश लगाने का फैसला। केंद्र सरकार ने चीन से होने वाले अनावश्यक आयात पर अंकुश लगाने का फैसला किया है। केंद्र ने चीन से आयात करने वाली भारतीय कंपनियों की सूची मांगी है। केंद्र सरकार यह तय करने की संभावना है कि कंपनियों द्वारा भेजी गई सूची में कौन सी वस्तुएं अनावश्यक है और जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकती है। उस आधार पर इन कंपनियों को स्थानीय उत्पादनों का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा। इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए चीन से आयात कम करने के तरीके पर चर्चा हुई। उद्योग को चीन से आयात कम करने के उपाय सुझाने के लिए भी कहा गया। वरिष्ठ अधिकारियों को लगता है कि चीन से कलाई घड़ी, दीवार घड़ी, कांच के बने पदार्थ, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, स्याही, पेंट, तंबाकू उत्पादन आदि आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भारत अनावश्यक रूप से चीन से 3,000 करोड़ वस्तुओं का आयात करता है। इस
उच्च स्तरीय समूह द्वारा लिए गए निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार ने वास्तव में आयात पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। ग्लोबल टाइम्स ने उड़ाया भारतीय अर्थव्यवस्था का मजाक, कहा भारतीय कंपनियां नहीं कर सकती बायकॉट चाइना। पूर्वी लद्दाख की गलवान नदी घाटी में तनाव का स्तर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उससे चीन की बेचैनी भी साफ सामने आने लगी है। चीन का मुखपत्र सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। अब उसने लिखा है कि अगर भारत चीनी उत्पादकों का बहिष्कार करता है तो यह आत्मघाती कदम होगा। बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर व्यापार पर दिखने लगा है। भारत सरकार चीन से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मन बना रही है। इससे लेकर कॉमर्स मंत्रालय वित्त मंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं। पीएमओ ने चीन से निर्यात होने वाले सामानों की सूची मंगाई है। केंद्र सरकार की योजना चीन से निर्यात कम से कम करने की है। भारत की सख्ती का असर चीनी कंपनियों पर पड़ने लगा है। यह दावा खुद चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने छपे लेखों से पता चलता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत के चीन से भिड़ने का सबसे कारण राजनीतिक है। भारत सरकार ने लॉकडाउन में छूट देना तब शुरू किया जब कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेज होने लगे। सोमवार तक कोरोना का आंकड़ा 4,10,000 को पार कर गया। यह दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब लॉकडाउन को नहीं झेल सकती है। राष्ट्रवाद की भारत की राजधानी पार्टियों में मतभेद के कारण दोनों देशों में विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में भारत अगर चीन से भिड़ता है तो उसे अर्थव्यवस्था पर मार झेलनी पड़ेगी। रेमडेसिविर टैबलेट को आधिकारिक मंजूरी। देश की कोरोना संक्रमण लहर धीमी होने के संकेत दे रही है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में प्रति 1 लाख आबादी पर 30 कोरोना मामले हैं, जो दुनिया में सबसे कम है। मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। भारत में रिकवरी दर 55.77% है, जो अमेरिका, रूस और ब्राजील जैसे कई देशों से अधिक है। इस बीच भारत में कोरोना की एक और दवा को मंजूरी दे दी गई। फार्मास्यूटिकल कंपनी हेटेरो ने आज घोषणा की कि वह आधिकारिक रूप से रेमडेसिविर लॉन्च कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल 4.25 लाख कोरोना रोगियों में से 2.37 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत के विशाल जनसंख्या घनत्व के बावजूद भारत प्रति मिलियन आबादी वाले संक्रमित रोगियों की संख्या के मामले में दुनिया के सबसे कम संक्रमित देशों में से एक है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कोरोना पीड़ितों का वैश्विक औसत भारत के कम से कम 3 गुना या 114 से अधिक संक्रमित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि रिकवरी दर के बावजूद भारत की रिकवरी में तेजी से सुधार हुआ है। आज निकल सकती है भारत और चीन समझौते की राह, टल सकता है टकराव। सोमवार को लद्दाख में भारतीय सेना की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के मेजर जनरल लियो लिन के बीच करीब 11 घंटे तक चर्चा चली। बताते हैं संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और चीन के उनके समकक्ष के बीच बनी सहमति के आधार पर दोनों देश के सैन्य अधिकारी बैठे थे। सोमवार की बैठक में दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर अड़े रहे। हालांकि सैन्य सूत्र बताते हैं कि बातचीत का रुख ठीक और आशावान था। सैन्य कमांडरों की बैठक आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। भारत ने चीनी पक्ष को साफ बताया है कि 15 जून की घटना के बाद उसने अपने प्रोटोकॉल में बदलाव किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाके में गश्त के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बदलाव किया गया है। अब हमारे सैनिक हथियारों के साथ गश्त करेंगे। इतना ही नहीं, 15 जून के तरह की या 5 मई को लद्दाख में हुई झड़प जैसी कोई घटना की पुनरावृत्ति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय सुरक्षा बल इसका माकूल जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति दी। उच्चतम न्यायालय ने आज पुनर्विचार याचिका में ओडिशा के जगन्नाथ रथ यात्रा को अनुमति दे दी।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि देश में कोरोना के बढ़ते प्रचलन के कारण रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओडिशा सरकार ने इस आदेश को स्वीकार कर लिया, जिससे राज्य सरकार की व्यापक आलोचना हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में दायरे अपील पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा घोषित नियमों का पालन करने की शर्त पर रथ यात्रा की अनुमति दी है। चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए 87% भारतीय तैयार। भारत चीन सीमा पर लड़ते तनाव और 20 भारतीय सैनिकों का बलिदान के बाद देश में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। 38% भारतीय चीनी उत्पादकों के बहिष्कार के पक्ष में है। 97% सोचने लगे हैं कि उन्हें भारतीय उत्पादों का पुरस्कृत करके बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय द्वारा व्यक्त यह जानकारी देश के एक प्रमुख संगठन लोकल सर्किल की एक रिपोर्ट से मिली, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण करती है। देश के 235 जिलों के 32,000 भारतीयों ने इस सर्वेक्षण का जवाब दिया। क्या आप कम से कम अगले 1 साल के लिए चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए तैयार है? इस सवाल के लिए 87% भारतीयों ने कहा। इसीलिए 7% लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं और शेष 6% लोग इस पर स्पष्ट स्थिति नहीं दे सकते। 28% भारतीयों ने कहा कि वे अब वीवो, वनप्लस, क्लब फैक्ट्री, टिकटॉक और वीचैट जैसे चीनी उत्पादनों को नहीं खरीदेंगे और न ही किराए पर लेंगे। इसीलिए इन सेवाओं का उपयोग करने वाले 38% लोग के पास खरीदे गए सामान का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह अब और नहीं खरीदेंगे। योग गुरु रामदेव बाबा ने कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा बनाई। योग गुरु रामदेव बाबा ने आयुर्वेदिक दवा से कोरोना के इलाज का दावा किया है। इसके लिए कोरोनिल नाम से दवा लॉन्च की है। इसे पतंजलि योगपीठ ने तैयार किया है। रामदेव बाबा का दावा है कि इस दवा की क्लिनिकल केस स्टडी में 280 मरीजों को शामिल किया गया। 100 लोगों के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की गई। 3 दिन के अंदर 69% मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हो गए और 7 दिन के अंदर 100% रोगी ठीक हो गए। रामदेव बाबा ने जो कोरोना किट लॉन्च की है उसमें कोरोनिल के अलावा श्वासारी बटी और अनुतेल भी है। रामदेव बाबा का कहना है कि तीनों के साथ इस्तेमाल करने से ज्यादा कोरोना का संक्रमण खत्म भी हो सकता है और बीमारी से बचाव भी संभव है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारत को लगा बड़ा झटका। अब अमेरिका जाना होगा मुश्किल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को एक बड़ा झटका देते हुए H1 वीजा रद्द कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले से तकरीबन 1.70 लाख भारतीयों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। ट्रंप के इस फैसले को वहां के मजदूरों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने आज H1B वीजा के एग्जीक्यूटिव फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं और जल्द ही यह देश कानून का शक्ल लेगा और H1B वीजा किसी को नहीं मिलेगा। ट्रंप के इस फैसले को अमेरिका में होने वाले आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह फैसला राष्ट्रपति चुनाव को ही देखकर किया गया है। इस फैसले से अमेरिकी मजदूरों को फायदा मिलेगा। अमेरिका ने एयर इंडिया की स्पेशल उड़ानों पर लगाई रोक। अमेरिका ने भारत की स्पेशल फ्लाइट्स को एंट्री देने से मना कर दिया है। यह आदेश 30 दिन में लागू हो जाएगा। ब्लूमबर्ग मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत एविएशन से जुड़े एग्रीमेंट को तोड़ रहा है। कोरोना के बीच भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं की है, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट्स लगा रही है। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि भारत सरकार ने दूसरे देशों से अपने लोगों को लाने के लिए एयर इंडिया के प्लेन लगा रखे हैं, लेकिन एयर इंडिया टिकट भी बेच रही है। दूसरी ओर अमेरिका एयरलाइंस के लिए भारत में रोक लगी हुई है। इससे अमेरिकी एयरलाइंस को कंपटीशन में नुकसान हो रहा है। अमेरिका का आरोप है कि एयर इंडिया कोरोना वायरस से
पहले ही तुलना में 50% ज़्यादा फ्लाइट्स के शेड्यूल का विज्ञापन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एयरलाइन अपने देश के लोगों की वापसी के नाम पर धोखा कर रही है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट का कहना है कि भारतीय एयरलाइंस को अमेरिका में ऑपरेशन से पहले हमें बताना चाहिए ताकि उन पर नज़र रख सके। अब रोक हटाने पर तभी विचार करेंगे जब भारत में अमेरिकी एयरलाइंस को ऑपरेशन की छूट मिलेगी।